गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो न्यू चैप्टर की स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ दायू हमारे चैनलिंग की बॉडी में अपनी पावर को इंजेक्ट कर रहा था। इसके बाद वो काफ़ी प्यार से चैनलिंग के फेस को टच करते हुए बोलता है, तुम अब जल्दी ही ठीक हो जाओगे। ये बोलते हुए वो जल्दी से वहाँ से जाने लगता है। हम देख पाते हैं कि उस रूम में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी फैली हुई थी, जिसकी वजह से वो रूम चमक रहा था। मगर चैनलिंग को तो इन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, वो तो बस सो रहा था। डायो के जाने के बाद वही सिल्वर हेयर वाला पर्सन उस रूम में आता है और वो देखता है कि चैनलिंग तो सो रहा है, मगर उसके पास कोई क्रिस्टल जैसी चीज़ पड़ी हुई थी जो कि यकीनन डायू रख के गया था। इसके बाद वो पर्सन विंडो से बाहर देखता है जहाँ उसे डायू नजर आता है, जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब थी और वो खुद को संभालते हुए वहां से जा रहा था। डायू की ऐसी हालत को देखकर सिल्वर हेयर वाला पर्सन अपने मन में सोचता है, ये पर्सन आखिरकार ये मास्टर डायू को क्यों अप्रोच कर रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चैनलिंग अपने ड्रीम में काफ़ी ज़्यादा अजीब जगह पर था और उसके पास वही चीज़ पड़ी हुई थी जो कि डायू उसके लिए लेकर आया था। चैनलिंग उसे अपने हाथ में पकड़ता है और मन में सोचता है, ये तो सिल्वर माइन है, ये यहाँ कैसे आई। ये सोच ही रहा था कि इतने में वो फोक्स चिल्लाते हुए हमारे चैनलिंग के ऊपर जंप कर देता है, जिसे देखकर चैनलिंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और चिल्लाते हुए पीछे होता है और बोलता है, तुम कहाँ से आ गए और तुमने अभी भी मेरी बेडशीट क्यों पहनी हुई है। चैनलिंग की ये बात सुनकर फोक्स तो मुंह बनाने लगता है और थोड़ी देर बाद हम उन दोनों को एक साथ बैठा देखते हैं, जहाँ फोक्स तो चैनलिंग को ही देख रहा था, मगर चैनलिंग तो अपनी आंखें फाड़ते हुए अपने पास में जो चीज़ों को देख रहा था। इतने में वो फोक्स चैनलिंग की नेक के बिल्कुल करीब आते हुए उसकी बॉडी को स्मेल करने लगता है, जिसे ऐसा करते देखकर हमारा चैनलिंग तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा होता है। इसके बाद वह फोक्स थोड़ा सा दूर होता है। हम देखते हैं कि उसका फेस चैनलिंग के फेस के बिल्कुल सामने था, जिसे देखकर चैनलिंग ब्लश करने लगता है। इसके बाद वह फोक्स जल्दी से चैनलिंग को नीचे लटाकर उसके ऊपर आ जाता है, जिसे ऐसा करते देखकर चैनलिंग चिल्लाने लगता है, मगर हम देखते हैं कि वो फोक्स तो चैनलिंग को जोर से हक कर लेता है, जिसे ऐसा करते देखकर चैनलिंग काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हुए बोलता है, 15 तुम ये क्या कर रहे हो। इसके बाद चैनलिंग चिल्लाते हुए बोलता है, मुझसे दूर हटो। ये बोलते हुए वो उसे पुश करने लगता है, मगर हम देख पाते हैं कि फोक्स थोड़ा सा पीछे होते हुए जल्दी से चैनलिंग की शर्ट को ऊपर करती है और उसकी बॉडी को देखने लगती है, जिससे ऐसा करते देखकर चैनलिंग तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा था। इसके बाद वो फोक्स चैनलिंग की शर्ट को काफ़ी ज़्यादा ऊपर कर देता है और उसकी बॉडी को स्मेल करने लगता है। ऐसा करने की वजह से चैनलिंग तो काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा था और उसकी पूरी बॉडी बिल्कुल फ्रीज हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद चैनलिंग जब अपने सेंसेस में वापस आता है तो वो चिल्लाते हुए बोलता है, तुम ये बहुत ज़्यादा कर रहे हो। ये बोलते हुए वो फोक्स को ज़ोर से किक कर देता है। हम देखते हैं कि वो फोक्स काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरता है। हम देख पाते हैं कि चैनलिंग की किक उसे काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से लगी होती है और वो दूर बैठते हुए अपने सर को झुकाकर काफ़ी ज़्यादा सैड फील करने लगता है, जिसे ऐसा करते देखकर चैनलिंग सोच रहा होता है, मैं ये जानता हूँ कि ये ह्यूमन नहीं है और ना ही मैं ह्यूमन की तरह इसे ट्रीट करता हूँ, और इस वक्त तो ये अपनी ह्यूमन फॉर्म में है, ना कि अपनी बीस्ट फॉर्म में, लेकिन ये फिर भी एक बीस्ट ही है। देखते हैं कि वो फोक्स की खाने के बाद काफ़ी ज़्यादा सैड होते हुए सोच रहा था, ये कोई नॉर्मल ह्यूमन तो नहीं लग रहा, लेकिन लास्ट टाइम ये इतनी जल्दी अनकॉन्शियस क्यों हो गया था। क्या ऐसा इस वजह से हुआ था कि मैंने इसका बहुत ज़्यादा ब्लड ड्रिंक कर लिया था। फिर वो ब्लश करते हुए सोचता है, मगर अचानक से इसका ऑरा तो काफ़ी ज़्यादा कमाल का हो गया है। इसके बाद चैनलिंग क्यूरियस होते हुए उसे पूछता है, बाय द वे 15 मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम जानते हो कि मेरे ड्रीम में अम्यूज़मेंट पार्क कहाँ पर है। जिसे सुनकर फोक्स अपने सर को खुजाते हुए बोलता है, अम्यूज़मेंट पार्क, वो क्या होता है, क्या वो कोई खाने की चीज़ है। जिसे सुनकर चैनलिंग अपने दोनों हाथों को नाम हिलाते हुए बोलता है, ओ मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, एक अम्यूज़मेंट पार्क, वो ये बोल ही रहा था कि फोक्स उसे कमर से पकड़कर अपने करीब करता है, जिसे ऐसा करते देखकर चैनलिंग तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद फोक्स बोलती है, तुम्हें इतना ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वो काफ़ी प्यार से चैनलिंग के फेस को पकड़ता है और उसके बिल्कुल करीब आते हुए बोलता है, तुम्हें बस उसके बारे में सोचना है। इसके ऐसा करने की वजह से चैनलिंग का फेस काफ़ी ज़्यादा रेड हो जाता है। इसके बाद वो फोक्स बोलता है, तुम मुझे जो भी बताना चाहते हो तुम्हें बस उस चीज़ के बारे में सोचना है, मैं तुम्हारे कॉन्शियसनेस को फील कर सकता हूँ। जिसे सुनकर चैनलिंग थोड़ा घबराते हुए बोलता है, आह क्या। इसके बाद चैनलिंग अपने मन में सोचता है, मगर तुम्हें इतना ज़्यादा करीब आने की ज़रूरत नहीं। हम देखते हैं कि फोक्स चैनलिंग के इतना ज़्यादा करीब था कि वो उसकी सांस को भी फील कर पा रहा था, जिसे फील करके चैनलिंग सोचता है, इसकी सांस ये तो काफ़ी ज़्यादा हॉट है। इसके बाद फोक्स चैनलिंग को ब्राइडल स्टाइल में पकड़ता है और अपनी पावर को ऑन करते हुए अपनी आइज़ को बंद कर लेता है और बोलता है, चलो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। देखते हैं कि उसकी पावर की वजह से वहाँ काफ़ी ज़्यादा रोशनी होती है और थोड़ी देर बाद ही वो दोनों अम्यूज़मेंट पार्क में पहुँच जाते हैं, जिसे देखकर चैनलिंग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए बोलता है, हाँ ये वही है। अनएक्सपेक्टेडली ये प्लेस तो बिल्कुल सेम है जैसी मैंने इससे पहले अपने ड्रीम में देखी थी। चैनलिंग की ऐसी बात को सुनकर फोक्स काफ़ी ज़्यादा प्राउड वे में अपनी तरफ इशारा करता है और बोलता है, ऑफ कोर्स ऐसा ही होना था क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बीस्ट हूँ।
हम देख पाते हैं कि वो दोनों इस वक्त किसी एंजल की तरह हवा में उड़ रहे थे। इतने में एक रोलर कोस्टर वहां से गुजरती है, जिसे देखकर फॉक्स काफी ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है ये क्या था, और वह जल्दी से फाइटिंग मोड में आते हुए बोलता है क्या वो बुरी चीजें दोबारा से वापस आ गई। जिसकी ऐसी बात को सुनकर चैनलिंग तो काफी ज्यादा इरिटेट होने लगता है और अपने हाथ से इशारा करते हुए बोलता है शांत हो जाओ, ये तो बस एक रोलर कोस्टर है। इसके बाद वो सोचता है क्या इस मॉन्स्टर को रोलर कोस्टर के बारे में कुछ पता होगा। अगर फ्यूचर में मुझे कोई चांस मिला तो मैं इसे ज़रूर अम्यूज़मेंट पार्क लेकर जाऊंगा ताकि ये वहाँ पर खेल सके। इतने में उन्हें कहीं से हंसने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर उन दोनों का ध्यान उसकी तरफ जाता है जहाँ एक बच्चा बोल रहा था मॉम डैड मुझे इस झूले पर राइड लेनी है। लिंक इस पूरे सीन को देखते हुए सोचता है क्या क्या वो मॉम डैड है। इसके बाद वो जोर से चिल्लाता है मॉम डैड और उनकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसके ऐसा करने की वजह से फॉक्स चिल्लाते हुए बोलता है हे वहाँ मत जाओ। वो ये बोल ही रहा था कि इतने में चैनलिंग का बैलेंस बिगड़ता है और वो वहाँ से गिरने लगता है। फॉक्स जल्दी से उसके सामने आते हुए उसे संभाल लेता है। उन दोनों का सर एक दूसरे के साथ टकराता है और वो काफी जोर से जमीन पर आकर गिरते हैं। सर टकराने की वजह से दोनों को काफी ज्यादा पेन होता है और वो दोनों जमीन पर गिरने के बाद अपने सर को पकड़ते हुए बोल रहे थे ये काफी ज्यादा हर्ट कर रहा है। इसके बाद चैनलिंग काफी ज्यादा दुखी होते हुए बोलता है वो वही थे। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो रोते हुए बोलता है मैं उनके पास क्यों नहीं जा सकता। जिसकी ये बात सुनकर फॉक्स अपने सर को सहलाते हुए बोलता है ये एक मेंटल बैरियर है। इस टीम के मास्टर तुम हो जो कि इसे कंट्रोल कर रहा है और तुम्हारा सबकॉन्शियस हमें वहां जाने से रोक रहा है। जिसकी ये बात सुनकर चैनलिंग रोते हुए बोलता है मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ। इसके बाद हम दोबारा से हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ वो सिल्वर हेयर वाला पर्सन चैनलिंग के पास बैठा होता है। वो देखता है कि चैनलिंग ड्रीम देख रहा है और उसकी वजह से उसके एक्सप्रेशन काफी ज्यादा सैड है। इसे देखकर वो पर्सन काफी ज्यादा वर्रिड होते हुए बोलता है क्या मसला है, क्या 15 दोबारा से तुम्हें तंग कर रहा है। वो हमेशा से ऐसा ही करता था। इसके बाद हम माउंटेन का एक सीन देखते हैं जहाँ एक पर्सन बैठा हुआ था और हमारा बेबी फॉक्स उसकी गोद में बैठा उसी बैल से खेल रहा था। जिस पर वो पर्सन बोलता है चैंगजू इतने ज़्यादा हार्ड वर्क के लिए तुम्हारा शुक्रिया। उस सिल्वर हेयर वाले पर्सन का नाम चैंगजू था। उसके बाद वो हमारे बेबी फॉक्स को उसकी शर्ट से पकड़कर उठा देता है, जिसके ऐसा करने की वजह से फॉक्स तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा होता है, जो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होते हुए बोलता है ये बैल ये हमेशा ही इसके पास होती है, आपको डर नहीं है कि ये इसे तोड़ देगा। और तुम दोबारा से सोइल इकट्ठी करने चले गए थे, तुमने लॉर्ड युनशु के क्लोथ्स को गंदा कर दिया है। इसके बाद हम लॉर्ड युनशु को देखते हैं जिसका फेस बिल्कुल चैनलिंग की तरह था और वो स्माइल करते हुए बोलते हैं इट्स ओके 15 को मेरी बॉडी की स्मेल काफ़ी ज़्यादा पसंद है और रही इस बैल की बात ये मैंने ऑलरेडी इसे दे दी है। उनकी ये बात सुनकर चैंगजू 15 को अपनी तरफ करते हुए बोलता है माय लॉर्ड 7 साल पहले आपने इसे रेस्क्यू किया था और तभी से आप इसकी देखभाल कर रहे हैं, मगर हमें अब तक सिर्फ यही पता है कि इसका नाम 15 है, इसके अलावा इसने एक वर्ड भी नहीं बोला। क्या ये कोई बेवकूफ़ है। जिसे सुनकर हमारे फॉक्स को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए अपने छोटे छोटे हाथों से उसे मारने लगता है। इतने में हम देखते हैं कि दोनों ज़मीन पर गिरे हुए थे और अपनी पूरी जान लगाकर एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। हमारे फॉक्स ने उसके बालों को पकड़ा हुआ था और चैंगजू तो काफ़ी ज़्यादा चिल्लाते हुए खुद को छुड़ाने का ट्राई कर रहा था। लड़ने के बाद दोबारा से फॉक्स लॉर्ड युनशु के पास चला जाता है। लॉर्ड युनशु काफ़ी प्यार से उसके फेस पर हाथ रखते हुए बोलते हैं ये एक मून बीस्ट है जो कि बोल नहीं सकता जब तक कि ये अडल्ट नहीं हो जाता। इसके बाद वो स्माइल करते हुए कहते हैं और हमें भी कोई जल्दी नहीं है। इतने में एक लेडी उनके पास आती है। उसने अपने हाथ में खाने का एक बोल पकड़ा होता है और बोलती है लॉर्ड युनशु इस लिटिल गाय के खाने का टाइम हो गया है। खाने को देखकर हमारा फॉक्स काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और भागते हुए उसकी तरफ जाने लगता है। हम देखते हैं कि चैंगजू ने उस लेडी से उस बोल को पकड़ लिया था। बोल को पकड़कर स्माइल करते हुए अपने दोनों हाथों से उस बोल को ऊपर कर देता है। हम देखते हैं कि हमारा लिटिल फॉक्स उस बोल को लेने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है, जिसकी वजह से वो उस बोल तक पहुंच नहीं पा रहा होता और वो जंप करते हुए उस बोल को लेने का ट्राई कर रहा था। उस तूफान के अंदर हम हमारे फॉक्स को देखते हैं जो कि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा यंग था। उसने लॉर्ड युनशु को बैक हग किया हुआ था और वो दोनों ज़मीन पर बैठे हुए थे। हम देख पाते हैं कि उनके चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा ब्लड फैला हुआ था और वो बेल भी वहीं ज़मीन पर गिरी हुई थी। इसके बाद हम दोबारा से हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ चैंगजू चैनलिंग के बेड के ऊपर बैठा हुआ था और वो काफ़ी ज़्यादा प्यार से उसके फेस से हेयर को साइड पर करता है और बोलता है अगर मेरी लाइफ भी चली जाए तब भी मैं वो सब कुछ आपके साथ दोबारा नहीं होने दूंगा। ये बोलते हुए वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो रहा था। इसके बाद हम उसी इवल स्पिरिट को देखते हैं जो कि सीनियर डायू की बॉडी में थी, जो कि उसे बोल रही होती है तुमने काफ़ी सालों से मुझे रोक कर रखा हुआ है, इसके बावजूद भी तुम कंटिन्यूसली मेरी पावर को उस मॉर्टल पर यूज़ कर रहे हो। मैं उससे बहुत नफरत करता हूँ और अब मैं बहुत जल्द जागने वाला हूँ, मुझे तो उसका शुक्रिया करना चाहिए। ये बोलते हुए वो इवल स्पिरिट काफ़ी ज़्यादा क्रीपी वे में हंसने लगती है, जिसे सुनकर डायू से बोलता है अपनी बकवास बंद करो। जिस पर वो स्पिरिट बोलता है अब तो वो बस एक मॉर्टल है, ऐसा करने का कोई रीज़न नहीं बनता, रेजिस्ट करना बंद करो, मुझे एक्सेप्ट कर लो और मेरे साथ रहो। और इस बात को बिल्कुल भी मत भूलना, अगर मैंने तुम्हें रेस्क्यू न किया होता तो तुम यहाँ ना होते।
जिसकी ये बात सुनकर डाइयो चिल्लाते हुए बोलता है, चुप कर जाओ, अपनी बकवास बंद करो, ऐसा करने का सोचना भी मत और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। इतने में हम देखते हैं कि डाइयो को काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगता है। वो पेन को रोकने का काफ़ी ज़्यादा ट्राई करता है, मगर थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि वो बोलता है, मैं तुम्हें मारने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लूँगा। इसके बाद डाइयो काफ़ी क्रीपी वे में अपनी आइज़ को ओपन करता है और बोलता है, मून बीस्ट बॉडी मेरी है और वो सिर्फ मेरी ही है। इसके साथ ही ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको मेरी आज की ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ऐसा करके आप मुझे मोटिवेट कर सकते हैं और मैं फ्यूचर में आपके लिए अच्छी से अच्छी एक्सप्लेनेशन लाने का ट्राई करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।